जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 14 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है गाइज। और अभी मौका है सिर्फ 2 दिन का। ये जितने भी कोर्सेज हमारे पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन में और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, सभी पर 50% का डिस्काउंट है, 50% का, आज और कल के लिए। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो, इवन और भी काफी सारे कोर्सेज आ गए हैं। इवन बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच कोर्स भी है। तो आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस टाइप का कोर्स आपको चाहिए, सब जानकारी दे देंगे। और उसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है भाई, 2 दिन के लिए 50% फ्लैट ऑफ। इवन 100 रुपए से कोर्सेज प्रैक्टिस सेट जो है वो शुरू है। तो आज ही ले लो, ये मौका बाद में नहीं आएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर है। और लेने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपने कोर्स जो है वो परचेज किया है। और ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, हम शुरू करेंगे। जो भी चीज बताऊंगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद नोट डाउन करना है आपको। जो चीज लिखवाऊंगा उस चीज को नोट डाउन करना है आप लोग के। मैं वो देख लेता हूँ कमेंट्स। ईशा ठाकुर, आयुषी सिंह, अंकिता कुमारी, कुशल सिंगल, आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। बस ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन रखो, आंसर्स देते रहो। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आज के पूरे टॉपिक्स उतने कुछ खास नहीं है भाई, रिपीटेड टॉपिक्स हैं ज्यादातर, जिसकी आपको जानकारी ऑलरेडी है ही, आपको पता ऑलरेडी है ही। देखो, पहला टॉपिक जो है आपको ऑलरेडी पता है, हमने 1-1.5 हफ्ते पहले डिस्कस किया है। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा इसकी, आप लोग जो है 15 दिन तक बस मेरी क्लासेस जो है वो कवर करिए। फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर खुद ब खुद चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई करने के प्रति चेंजेस। दूसरा, आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होने लगेगी। सिर्फ 15 दिन कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रखो, क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। तो जब ये टॉपिक्स रिपीट होंगे ना, तो आप लोगों को बाद में आगे चल के मजा आने लगेगा, राइट। और फिर एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगी, एक ऑफिसर लाइक विजन के साथ जो है वो आप चीजों को देखना शुरू कर दोगे। सिर्फ 15 दिन कंटिन्यू रखो, फिर देखना चल पे, फिर मजा आएगा। क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बड़ा बर्डन सा लगता है। जैसे अगर हम बात करें जिम की, आप जब जिम जाना शुरू करते हो तो देखते होगे कि आप 1-2 दिन जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो हाथ पैर साले बड़े दुखते हैं। एक आधी हफ्ते तक मोटिवेशन अच्छा काम करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसका लगता है कि अरे छोड़ो यार, आज आलस आ रहा है, आज नहीं करते हैं। तो जिसने आलस, या जिसका मन जो है वो आलस की तरफ चला गया, वो इंसान डूब जाएगा। सेम पढ़ाई में भी ऐसा ही है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने कोई मोटिवेशन रील देख ली हो, या किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया हो, तो आप पढ़ने लगे अच्छे से। 1-2 दिन जो है वो निकले बढ़िया, आपने बोला पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हो। फिर तीसरे चौथे दिन आपका मन जो है ये बोलेगा कि अरे यार, आज गैप ले लेते हैं यार। फिर आपका मन ये कहलवाएगा आपसे कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का। ये कौन सी बात हुई भाई? और जिसने अपने मन की सुन ली कि भाई आज नहीं पढ़ते हैं, चल आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, वो इंसान एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आपको अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको मन की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपनी सुननी है। किसकी? अपनी खुद की। समझे? तो अपनी सुनिए। डिसिप्लिन, मन को बार बार बोलो कि नहीं डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन है। आज पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, पर उसके बाद तू जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, चल, बट पहले मेरी सुन। तो मन के ऊपर अपना काबू पाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसेंटली अभी आप देख ही रहे हो यार, कुछ स्टेट्स में ऐसे एलिगेशन जो है वो आए हैं कि वोटर लिस्ट में बड़ी मात्रा में मैनिपुलेशन हो रही है। तो आपको पता है वोटर लिस्ट का घपला। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बायस, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मनमानी हरकतें कर रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है, और वोट थेफ्ट, वोटों की चोरी के आरोप भी जो है वो ईसीआई के ऊपर लग गए। भैया सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी, संवैधानिक निकाय, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईसीआई सिर्फ रूलिंग पार्टी का फेवर कर रही है। एक मेजर अर्बन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक असेंबली सेगमेंट में रूलिंग पार्टी को अनयूजुअली हाई लीड्स मिली, जबकि बाकी सेगमेंट्स में नुकसान हुआ। ये पैटर्न जो है वो
सस्पिशन क्रिएट कर रहा है, मतलब कि ये पैटर्न जो है वो सबकी आंखों में जो है वो चुभ रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है, राइट। ये पैटर्न क्या है कि मतलब ये समझो आप कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, एक अर्बन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक असेंबली सेगमेंट में रूलिंग पार्टी को जो है वो हाई लीड्स मिल रही हैं, यानी कि अच्छे वोटर्स आ रहे हैं, बट दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आ रहे। तो ये कौन सी कहानी है भाई? अपोजिशन ने एविडेंस दिया कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस डाले हुए हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मिसयूज हो रहा है, सेम प्रेमाइसेस में अलग अलग वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वोटर लिस्ट एरर गलती से होते हैं या फिर जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ इस प्रकार की चीजें करवाई जाती हैं? बट देखो अभी तक ये चीज जो है वो सामने आई नहीं है कि वोटर लिस्ट के अंदर इस प्रकार का घपला है। सिर्फ ये डिबेट्स और इस प्रकार की बहस जो है वो छिड़ी हुई है, जो आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। बट यस, इस प्रकार की बहस जब छिड़ रही है तो आप आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको एक नजर डालना तो जरूरी है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। और जो आपसे टॉपिक्स पूछेंगे वो ये पूछेंगे पॉलिटी के, ईसीआई से रिलेटेड टॉपिक आएगा, है ना। तो ये भी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटी के अंदर हमारा ऑलरेडी कवर्ड रहता है, आपको ऑलरेडी नोट्स बनवा दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में आप ये पूरी चीज पढ़ते ही हो, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये पहला पॉइंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत ये आती है? तो आर्टिकल 324। इलेक्शंस को सुप्रिटेंड्स करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, चुनाव की देखरेख करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, तो ये आर्टिकल 324 में आएगा। आर्टिकल 325 से 329 इलेक्टोरल रोल्स, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इन सब की बात करता है ना। जुडिशियल लिमिट्स की बात करता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं? 3, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा इनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है। कब रिटायर होते हैं ये? 65 ईयर्स पे, राइट। या तो 65 ईयर्स हो जाए या फिर 6 साल इनके कंप्लीट हो जाए, तो 6 साल का इनका टेन्योर होता है। जो भी पहले आ जाए उससे पहले इनको हटा दिया जाता है इस पोजीशन से। पावर क्या क्या होती है इनकी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाजी जुडिशियल, एडवाइजरी पावर होती है। तो बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत में भी लिखवाया हुआ है, हमारे पॉलिटी के अंदर भी बढ़ाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन परिसीमन, पता है ना आपको। कॉन्स्टिट्यूएंसी को की जो है वो देख रेख करना, बताना। वैसे तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इसके लिए जो है वो तैयार की जाती है, बट उस पर जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि इसके मेंबर्स भी जो है वो इंक्लूड जो है वो रहते हैं। इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, पार्टी को रिकॉग्नाइज करवाना, सिंबल अलॉट करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना इलेक्शंस से पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना, डू एंड डोंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस पर आज ही आपने जहां पर भी पढ़ा ईसीआई के बारे में तो अपने नोट्स से रिवाइज कर लो। जिन्होंने नहीं पढ़ा आज पढ़ लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ये आपका टास्क है। इवन एडवाइस भी करती है, कहीं पर करप्ट प्रैक्टिस हो रही है तो उसको एड्रेस करती है। जैसे अभी का मुद्दा जो सामने आया है कि लोगों को शक हो रहा है कि भाई इलेक्टोरल रोल्स में छेड़खानी हो रही है, वोटर लिस्ट में छेड़खानी हो रही है, तो अब उस पर ईसीआई जो है वो अब एक्शन लेगी और बताएगी। पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप करना भी इसका एक काम है कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम के ऊपर बना रहे, इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, तो उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अब आरोप्स के बारे में बात करें तो लगभग 11,965 वोटर्स रजिस्टर हुए अलग अलग मल्टीपल टाइम्स एक ही सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए आप, 11,965 वोटर्स पाया गया कि वो मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर किए गए हैं सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एग्जांपल, सेम पर्सन का नाम अलग अलग पोलिंग बूथ पे नजर आ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोटर की एंट्री का मामला सामने नजर आ रहा है। अब इस पर कितनी चीजें सही है कितनी गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। 40,000 से ज्यादा एंट्रीज है वो अनवेरिफाइबल हैं या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं एड्रेस के साथ, यानी कि आप एड्रेस में जाओगे तो वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, बट उस व्यक्ति का वोटर आईडी है। एक वन रूम हाउस में 80 वोटर्स अलग अलग फैमिलीज के जो है वो नजर आए। देखो आप, यानी कि एक सेम एड्रेस पे 80 वोटर्स जो है वो हैं, ये बताया जा रहा है। ये लिखना नहीं है आपको, है ना। कमर्शियल प्रेमाइसेस को रेसिडेंस बताया के रखा है। कमर्शियल स्पेस के एड्रेस पर 68 वोटर्स रजिस्टर्ड है जो एक्चुअल में वहां पर रहते ही नहीं है। फॉर्म 6 का आपने मिसयूज है वो किया, पहली बार वोटर फॉर्म का मिसयूज
करके रिपीट या इनएलिजिबल वोटर्स का नाम जो है वो ऐड किया गया। काफी सारे वोटर्स की डेथ हो गई बट फिर भी उनका वोटर कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है और दिखाया भी जा रहा है कि भाई इनने आकर वोट डाला है। तो है भाई, घपला तो है नो डाउट, बट इस पर कड़ी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको देखो, पहली चीज तो आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो अचानक से आपको सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको ये चीज है वो कहनी है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारना है। सिस्टम को क्रिटिसाइज करोगे तो फिर आप सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हो, पहली चीज तो। भाई आप अपने घर की बुराई थोड़ा ना करते हो, करते हो क्या? कुछ लोग हैं जो करते हैं, वो एक टाइम पर घर से ही अलग हो जाते हैं, ये भी देखिएगा आप। तो अपना घर ही होता है भाई, अपनी फैमिली होती है, भले ही कोई कितना भी गड़बड़ हो, अपने बाप को थोड़ा गाली बकेगा। कुछ होते हैं बेवकूफ लोग जो ऐसा करते हैं, और जब वो करते हैं तो फिर अंजाम उनको जो है भुगतना पड़ता ही है एक ना एक टाइम बाद। द पॉइंट इज दैट, जैसे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में लड़ाइयां जो होती हैं, तो आपको पता है कि कितना भी खराब है यार, चल है तो मेरा बहन ही, या तो है तो मेरी भाई, है ना? द पॉइंट इज दैट कि आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, और जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हो तो आपको सिस्टम को गाली नहीं बकनी है, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको उसकी गलतियां निकालनी है और गलतियों को एज रिफॉर्म्स के तौर पर जो है वो प्रस्तुत करना है कि भाई इसमें सुधार लाया जाए। समझा मेरी बात को? ये होता है एक तरीके वाला आंसर। तो हमेशा कभी भी सिस्टम के अंदर गड़बड़ी है तो एकदम चिल्लाने मतलब वो कॉमन मैन की तरह, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो। और काफी बार ऐसी चीजें भी होंगी कि काफी सारे मुद्दे आपके सामने, काफी सारे केसेस आपके सामने आएंगे, बट वो आप पब्लिक नहीं करोगे जस्ट बिकॉज की पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम में रहना चाहिए। क्योंकि काफी सारी चीजें जब पब्लिक होती है ना, तो ट्रस्ट जो है वो टूटने लगता है कुछ चंद लोगों की वजह से। पूरे सिस्टम पर जो है वो उंगलियां जो उठती है, बट अब आज के कलयुग में कुछ चंद लोग कहाँ हैं? बहुत ज्यादा लोग हैं, कुछ ही चंद लोग जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, बाकी ज्यादा लोग जो है वो किसी न किसी घपले में फंसे हुए हैं, और नहीं फंसते तो उनको फंसा दिया जाता है। एनीवेज, कुछ इंडिविजुअल्स का नाम मल्टीपल स्टेट्स के रोल्स में भी है। सोचो आप, एक सिंगल व्यक्ति अलग अलग स्टेट्स पे वोटिंग दे रहा है। सिमिलर इरेगुलरिटीज इसी टाइप की अलग अलग स्टेट्स पर भी देखने को मिली। तो ये इशू है। अब इलेक्शंस का डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस है तो आप सभी जानते ही हैं। भाई इलेक्शन होना बहुत जरूरी है कि भाई सही सरकार आनी चाहिए ना यार, लोगों के द्वारा चुनी गई, प्रॉपर अगर इलेक्शन होगा तो। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई सिटीजन्स को लगना चाहिए कि भाई हमने वोट डाला, हमारी सरकार आ रही है। बट इस प्रकार के घपले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स का ट्रस्ट जो है वो तोड़ते हैं, और ऐसा ट्रस्ट ना टूटे सिस्टम के ऊपर तो उस पर आप काम करेंगे। यही तो चाहती है सिविल सर्विसेज आपसे। आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, बट आप गलती कहाँ कर रहे हो? मतलब आपको एग्जाम निकालना है सिविल सर्विसेज का, बट आप तैयारी जो कर रहे हो वो पता नहीं किस चीज की कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता। होता है, मैंने ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स को जो है वो देखा हुआ है कि पूछे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी तो कर रहा है, बट उनको एक्चुअल में नहीं पता, उनको सामने बस किताबें रख दी, बस उसको पढ़े जा रहे हैं। बेटा किताबें पढ़ने से नहीं होगा एग्जाम, किताब पढ़ना है यस, उसके कंसेप्ट समझने हैं, फिर उसको प्रैक्टिकलिटी में उतारना है, तब जाकर आपका एक अच्छा आंसर बनेगा, तब जाकर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो जो मैं यहाँ पर बताता हूँ उस चीज को ध्यान से सुना करो, ईयरफोन लगाकर, कान खोलकर, पूरे फोकस के साथ, तब अच्छे आंसर्स जो है वो लिख पाओगे। तो डिजिटल ट्रांसपेरेंसी करना हमें जरूरी है, थर्ड पार्टी से ऑडिटिंग करवाओ भाई, इंडिपेंडेंट एजेंसीज वेरीफाई करें कि पूरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्टोरल रूल्स जो जारी किए गए हैं वो ठीक है कि नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाए इस प्रकार के घपले होते हैं तो। फिर कंप्लेंट स्टेटस जो है वो पब्लिक किया जाए, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो। और ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग एक्सप्लोर करें, यानी कि टेक्नोलॉजी पर काम करें हम, कि इस प्रकार के इश्यूज जो है वो ना और आगे बढ़े, तो इसलिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज पर फोकस करें। चलिए, अब ये टॉपिक भी आप सभी लोग को पता ही है, मुझे 3 पॉइंट्स लिखकर बता दो, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के जो भी 3 पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। तो 8 अगस्त, सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को, है ना? 8 अगस्त 2025 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 30,000 करोड़ का कंपनसेशन तीन पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल के लिए। ये लॉस कवर करेगा जो उन्होंने हाई इंटरनेशनल एलपीजी प्राइस के दौरान सब्सिडी देने में फेस किए। देखो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर फोकस तो इसी चीज पे करती है ना, कि भले ही चीजें कितनी भी महंगी क्यों ना हो, आपको जो है वो सस्ते में प्रोवाइड की जाए, जिससे कि लोग हमारी कंट्री के अफोर्ड कर सकें। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो ये
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत महंगे रेट में, जब इंटरनेशनली एलपीजी के प्राइस हाई हो गए थे, तो उन्होंने वो प्राइस जो है वो फेस की और कॉमन मैन तक जो है वो सस्ते में माल जो है वो अपना लॉस करवा के सस्ते में माल जो है वो प्रोवाइड किया। तो अभी क्या किया है, यूनियन कैबिनेट बोल रही है कि 30,000 करोड़ निकालकर इनको दे दिया जाएगा कंपनीज को, कि वो अपने लॉसेस को जो है वो भरपाई कर ले अपने लॉसेस की। साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंडर जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं गरीब लोगों के, उनको 300 रुपए पर 12.2 केजी एलपीजी सिलेंडर की टारगेटेड सब्सिडी मैक्सिमम 9 रिफिल्स पर ईयर को एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस एक्सटेंशन के लिए 12,000 करोड़ रुपए एडिशनल एलोकेशन जो है वो किए गए। तो ये क्या एलोकेट किया क्या नहीं किया, तो वो आपके लिए इतना कुछ खास नहीं है। मेन चीज ये है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, चाहो तो लिख लो कहां से लॉन्च हुई, बलिया उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट, बीपीएल महिलाओं को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कलेक्शन देना। जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिला है, उनको एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कराना, उसमें कोई डिपॉजिट उनसे नहीं लिया जाएगा। ट्रेडिशनल फ्यूल्स को रिप्लेस करना इसका ऑब्जेक्टिव था। जो लोग कंडे जला के लकड़ी जला के खाना पकाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्लीन फ्यूल की तरफ ट्रांजिट किया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है इससे, महिलाओं की हेल्थ पर भी फोकस हो रहा है। इंडोर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना, रूरल एरियाज में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करना। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे कि ट्रेडिशनल जो बायोमास फ्यूल है उसको रिप्लेस कर देना, है ना, सिलेंडर से। ठीक है, इससे हेल्थ इंप्रूव होगी, इंडोर एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रमोट करना, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस हो, कार्बन एमिशन कम रिलीज हो, महिलाओं की जो हेल्थ जो खराब होती है वो इंप्रूव हो सके। क्योंकि डायरेक्टली वो कंडे वाला जो हो रहता है, हालांकि कंडे में पका हुआ खाना या चूल्हे में पका हुआ खाना बहुत बढ़िया लगता है, जैसे बाटी वाटी, जैसे कई बार हम लोग फार्म हाउस पे पार्टी करते हैं, तब वो बाटी और दाल बनती है, हाय मजा आ जाता है यार, मतलब टेस्ट ही अलग होता है यार उसका, चूल्हे के खाने का, है ना। आप लोग ने तो खाया होगा, मजा आ जाता है, क्यों, क्या बोलते हो, है ना, बड़ा टेस्टी यार, आनंद मिलता है ऐसे खाने पे। बट यस, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट ऑल्सो। और कभी कभी चलता है कि हाँ चलो ठीक है, कभी कभी आपने फील ले लिया, बट कंटिन्यूटी के लिए इट इज नॉट गुड एट ऑल। एनवायरमेंट के लिए तो नुकसान है ही है, पेड़ काट रहे हो आप, पोल्यूशन एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हो, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है डायरेक्टली, जो कि नुकसानदायक है। सेकेंडली, जो वो खाना पकाते हैं उनकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं इस प्रकार के धुएं के, जो उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको क्रिएट कर सकता है। यस, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, जो एडल्ट वुमेन है, एलिजिबिलिटी ये है कि जो अडल्ट वुमेन हम लोग को देखने को मिलती है घर में बीपीएल हाउस होल्ड की, तो उनको जो है वो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का बेनिफिट मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 भी एक है, जिसमें माइग्रेंट फैमिलीज को बिना एड्रेस प्रूफ के एलिजिबल कर दिया जाए, कि उनको एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और अगर वो माइग्रेंट है यानी कि एक जगह से दूसरी लोकेशन पे आए हैं, तो उनको फायदा मिल जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1.0 का टारगेट था कि 8 करोड़ कनेक्शन, जो उन्होंने मार्च 2020 तक अचीव कर लिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 का टारगेट है 1.6 करोड़ कनेक्शंस, और माइग्रेंट्स पर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, बस यही और कुछ नहीं है। डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस, और स्टोव स्टोव भी दिया जाता है, 300 रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाती है, मैक्सिमम 9 रिफिल एक साल में जो है वो करवाने का वो दे दिया जाता है ऑप्शन। और सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बैंक अकाउंट में आती है, तो ये भी एक सिस्टम अच्छा हो गया है। बट इसमें भी गड़बड़ी है, काफी सारे जो लोग हैं, जो दलाल जो होते हैं ना, बिचौली है, ये लोग साले जो है वो क्या करते हैं, कई बार ये गरीब लोगों का जो है वो बैंक अकाउंट अपने पास रख लेते हैं, और वो यूज करते हैं, और उसमें से काट के जो है वो पैसा गरीब लोगों के हाथ में देते हैं। काफी सारी जगह पर ये चीज भी होती है, जिसको आप लोगों को आगे चल के रोकना भी है। ठीक है, तो आज की डेट में 2024-25 और 2025-26 में एलपीजी प्राइसेस काफी हाई हम लोग को देखने को मिली है। सरकार ने कॉस्ट एब्जॉर्ब की तो है, कि जिससे कि कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन ना जाए, और ऐसा करने से
ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी लॉसेस झेलने पड़े और जिसका कंपनसेशन अभी 30,000 करोड़ रुपए से पूरा हुआ है। और 12 ट्रेंचेस में 12 पार्ट्स में 30,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं, जिससे कि रिकवरी जो है वो हो सके लॉसेस की। फिर इसके अलावा एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन 3 रिफिल्स ही आया 2019 से 20 तक, और 24 से 25 में 4 से 5, यानी कि लोगों ने एवरेज के तौर पर सिर्फ 3 बार ही सिलेंडर को रिफिल करवाया था। फिर बाद में और रिफिल जो है वो उनके बढ़ गए थे। ठीक है, बट काफी सारे बेनिफिशरीज के रिड्यूस रिफिल जो है वो तब हुए जब सब्सिडी जो है वो एब्सेंट थी, यानी कि लोगों ने रिफिल इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उस समय सब्सिडी नहीं थी, महंगा पड़ रहा था। अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है भाई, अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज भी जो है बन गया है, और जरूरी भी इसलिए क्योंकि चीजें महंगी होगी तो लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इवन विदाउट सपोर्ट हाउस होल्ड जो है वो ट्रेडिशनल फ्यूल की तरफ चले जाएंगे, अगेन फिर से कंडा और लकड़ी चूल्हा जो है वो चालू हो जाएगा। हेल्थ के लिए भी नुकसान होगा, एनवायरमेंट को भी नुकसान होगा, तो ओवरऑल पूरा का पूरा मिशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए तो लॉसेस झेलना पड़ रहा है, बट उसके ऑल्टरनेटिव्स निकालना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टारगेटेड सब्सिडी पर काम करें, ऐसे लोगों को ही सिर्फ सब्सिडी का बेनिफिट मिले जिन लोग को एक्चुअल में जरूरत है कि नहीं। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक, समझने वाला सुनने वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक भी सिर्फ सुनने वाला ही, आपको ऑलरेडी पता है यार हमारे ग्राउंड वाटर में ग्राउंड वाटर कितनी तेजी से खत्म होता जा रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या चल रही है भैया पानी की, आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं। तो 2024 की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि इंडिया के 440 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो चुका है, मतलब कि पीने का पानी जो है वो खराब हो रहा है। लिख लो किन किन चीजों से, ये पूरा पॉइंट लिख लेना, किन किन चीजों से पीने का पानी खराब हो रहा है। नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, हैवी मेटल्स, पैथोजन, इन सब चीजों की वजह से। गांव क्षेत्रों में जो पीने के पानी का 85% और इरिगेशन का 65% ग्राउंड वाटर से ही आता है, ये भी लिख लेना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको हेल्प करेगी पूरी चीज। मतलब कि ये कि क्राइसिस डायरेक्टली नेशनल हेल्थ और वाटर सिक्योरिटी दोनों को खतरे में डाल रही है। नेशनल हेल्थ, पूरे कंट्री की हेल्थ खतरे में है, पानी से ही मैक्सिमम बीमारियां होती हैं, और पानी में अगर इस प्रकार के हैवी मेटल्स हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये पोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोगों ने किया, ह्यूमंस ने किया, और नेचुरल भी हुआ, जियोजेनिक बोलते हैं, बट इसमें ह्यूमन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पल्यूट करने का पानी को। नेक्स्ट, आपको ऑलरेडी पता है गाइस, इंडिया की वाटर की इकोनॉमी 60 करोड़ लोग जो है वो जिसमें डेली डिपेंड करते हैं वो ग्राउंड वाटर से आती है। नॉर्मल सी बात है, हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व 60 to 69% पॉपुलेशन, आप सभी जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एग्रीकल्चर हमारा ग्राउंड वाटर के थ्रू ही चल रहा है, इरिगेशन। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोगों की आजीविका इससे जुड़ी अगर पानी खराब हो जाता है तो। और दूसरी बात, जल ही जीवन है भैया, पानी ही खराब रहेगा, सेफ पानी ही नहीं रहेगा तो लाइफ ही नहीं सस्टेन कर पाओगे। इसलिए तो आज की डेट में कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो अब इसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और क्या है ये कि धीरे धीरे करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओ, जो मेन काम की चीज है उस पर फोकस करो। घर पर फिल्टर नहीं है तो स्टार्टिंग करो फिल्टर लगवाने से, ऐसी चीजों पर टारगेट करो, पैसे जमा करो, फिल्टर लगवा लिया अपन ने, अच्छा राइट, कि अच्छा पानी जो है वो घर वालों को मिले, अपन को मिले, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जितनी रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है जिनका उपयोग आप कर सकते हो सही तरीके से करो। नहीं, लोगों को नहीं करना है, पैसा जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, हजार हजार रुपए खर्च कर दे रहे हैं, फालतू की चीजों में पैसे जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल फोन खरीदना है भैया, नॉर्मल मोबाइल फोन से काम नहीं हो रहा, हमें तो आईफोन ही चाहिए, दिखावा, उसमें मरे जा रहे हैं। और जो काम की चीज है, जो एक्चुअल में जो आपकी हेल्थ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर काम नहीं हो रहा है। हेल्दी चीजें नहीं खाई जा रही, क्यों? क्योंकि महंगी पड़ रही है वो। थोड़ा भाई सोचो समझो, और ऐसा नहीं है कि हेल्दी चीजें सभी महंगी होती हैं, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। लगाओ फिल्टर, आरओ लगवाओ। आरओ तो मेरे हिसाब से आरओ की जरूरत नहीं रहती होती, अगर आपके यहाँ पे
टीडीएस पानी का ठीक है, तो उतना आरओ का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। आरओ तो बहुत पानी को वेस्ट भी करता है। फ्लड ड्रॉट के अपोजिट कंटामिनेशन इनविजिबल होता है कि नहीं? पानी के अंदर कौन सा मेटल्स एलिमेंट जो है वो ज्यादा है नहीं, आप थोड़ी ना पता लगा पाओगे। पी लिया, बॉडी को सड़ा रहा है, बॉडी को खराब कर रहा है, इसलिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग जो है वो फेस कर रहे हैं आज की डेट में। हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज कर रहे हैं। नाइट्रेट और फॉस्फेट डायरेक्टली पानी के अंदर जा रहा है, लिख लेना ये वाला पॉइंट। नाइट्रेट फॉस्फेट का लिखिए आप। फर्टिलाइजर से जो है पानी में, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से पानी में जो है वो शामिल हो रहा है। इंडस्ट्रीज से लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, इस प्रकार के एलिमेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि जो पानी के अंदर घुलते मिलते जा रहे हैं। सीवेज और लीकिंग सेप्टिक टैंक से पैथोजेंस आ रहे हैं। पैथोजेंस, पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड्स भी अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक से जो है वो हो रहा है, ये भी लिख लीजिए। ये सब पल्यूटेंट्स है जो पानी में मिलते जा रहे हैं। फिर नेचुरल अगर हम बात करें तो चट्टानों से जो है वो ये तो नेचुरल उतना नहीं है, बट मेन जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ह्यूमन के द्वारा किया गया पॉल्यूशन जो ये सब है। नेचुरल में जैसे कि रॉक जब बनता है तब उस समय, या फिर पानी के फ्लो से जो है, या नदी के फ्लो से जो है, नदी जो है वो चट्टान को काटती हुई जाती है, तो चट्टान में जो फ्लोराइड होगा वो आ जाता है, पानी में शामिल हो जाता है। क्योंकि चट्टान काट काट के पूरे मिनरल्स पानी में आते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ठीक है। यूरेनियम का प्रेजेंस जो है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को और ज्यादा घातक जो है बना देता है। बहुत सारी चीजें हैं भाई। नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, हैवी मेटल्स, पैथोजन, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लिख लो पूरी आप, ये पूरा लिखना आप। ये पूरा जितना भी आपको 6 के 6 आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये कौन से इंपॉर्टेंट कंटामिनेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, जो हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर जो है वो नुकसान कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। नाइट्रेट्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैंसर का रिस्क। फ्लोराइड, ये पूरा लिखेंगे आप, पूरा है ना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट। नाइट्रेट्स जिसके कारण क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। फ्लोराइड, स्केलेटल इश्यूज हो सकता है, हड्डियां जो है वो बिल्कुल ऐसी लूज हो जाती हैं। इसलिए तो आज की डेट में इश्यूज लोग कितने ज्यादा फेस कर रहे हैं, जॉइंट पेन, ये पेन, वो पेन। खाओ पियो अपना, अच्छा खाना पीना अच्छा होना चाहिए, कभी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्सेनिक, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, गैंग्रीन हो रहा है, देखिए आप, खतरनाक बीमारी है स्किन की। रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। यूरेनियम से किडनी और ऑर्गन डैमेज हो रहा है। हैवी मेटल न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देता है, इम्यून सिस्टम को खतरनाक, मतलब खराब कर देता है, सप्रेस कर देता है। एनीमिया की प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। पैथोजन से कोलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो हो रहा है। ये पूरे लिखेंगे आप। ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन है हमारे, तो उनको एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है अब इस चीज पर। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का है भाई, इतना पुराना है, उसको अपडेट करो। मॉनिटरिंग बहुत पुअर है, एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग जो है वो मोटर चालू करके भूल जाते हैं, पानी बह रहा है, वेस्टेज हो रहा है। इंडस्ट्रीज जो है वो आज भी पानी में जो है वो डंप कर रही हैं। आज भी लोग जो है वो पानी के अंदर बहुत पोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों से बचना है, और यही सब चीजें जो है वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर्स देना होगा, कानूनी शक्तियां देनी होगी। नेशनल ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए। रियल टाइम सेंसस लगाने पड़ेंगे, रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, कि जिससे कि तुरंत हैवी मेटल्स डिटेक्ट करते सही थी उसको डाइल्यूट करें या फिर उसको पॉल्यूशन फ्री करें। हाई रिस्क एरियाज में आर्सेनिक और फ्लोराइड रिमूवल प्लांट्स होने चाहिए। पाइप वाटर सप्लाई का एक्सपेंशन जो है वो जल जीवन मिशन के अंदर और बढ़ा देना चाहिए। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी होनी चाहिए, कि भाई कोई भी इंडस्ट्री जो है वो लिक्विड जो है वो पानी के अंदर
रिवर के ऊपर, लेक के ऊपर जो है वो नहीं डालेगा बिना उसको जो है वो किए, रिसाइकल किए, ठीक किए। स्ट्रिक्ट लैंडफिल रेगुलेशंस लगाओ। जैसे होता है ना इंडस्ट्री, कई बार अपने कचरे जो है वो जमीन पर गड़ा देती है, तो वो भी नहीं करना है। इस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करो। नेचुरल फार्मिंग मैंने आपको बताई, ऑर्गेनिक से ज्यादा बेटर है। नेचुरल लिखना। पंचायत और वाटर यूजर ग्रुप्स शामिल करो टेस्टिंग के दौरान। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब ये वाला टॉपिक भी है, ये आप जानते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इंडिया के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को सीवियर शॉर्टेज का सामना जो है सामना है स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में, जैसे रॉकेटरी, प्रोपल्जन, फोटोनिक्स, सेंसर। यानी कि ये हाईटेक वाले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी हाईटेक, आप बोल सकते हो कि काम, जो हाईटेक काम है उसमें बेसिकली हमारे स्टार्टअप बहुत कम है। ये आर्टिकल ये वाली चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे हाईटेक का टैलेंट जो है वो काफी कम है। तो वो हम जानते ही हैं, बताने की क्या जरूरत है, पर पता होना चाहिए। जब तक बार बार चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक याद कैसे रखोगे भैया। डिमांड बढ़ रही है इन सब हाईटेक चीजों की, आप जानते ही हैं, लेकिन एडवांस एकेडमिक प्रोग्राम्स लिमिटेड है, ऐसे इंस्टीट्यूशन लिमिटेड है भी तो बड़े कॉस्टली हैं, इनकी तैयारी है भी तो बड़ी कॉस्टली है, और टीचर्स भी नहीं है ऐसे ट्रेंड जो इस प्रकार की हाईटेक चीजों को जो है वो हैंडल कर सके। मेरा हमेशा मानना एक रहता है कि हमेशा एक टीचर को जो है, एक एजुकेटर को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कराए, तभी जो है वो देश का भविष्य जो है वो बेहतर होगा। सिर्फ टीचर्स आए पढ़ाएं और चले जाएं उससे काम नहीं बनेगा, और पढ़ाएं भी तो ये इंश्योर करें कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में, क्या आप सहमत हो उस चीज से? आपने खुद ने कई बार देखा होगा, मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी छोड़े मैं अपनी बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई बार क्लास में ऐसा हुआ है, जब मैं स्कूल में था या फिर इवन मैं कॉलेज में था, तो इट्स जस्ट लाइक कि बुक ओपन है, उस बुक को वर्ड टू वर्ड जो है वो रीड किया जा रहा है, उस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो समझ में तो आया नहीं, बस उसको रीड कर लिया। जो टीचर ने ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जो चीज बुक में लिखी थी वो बस रीड करवा दी, हो गया भैया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज लिखी है वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, मगज में बैठनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो दिमाग में आएगी। अब जैसे ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कितनी सारी चीजें लिखी हैं, बट द मेन चीज क्या है, इशू क्या है, मुद्दा क्या है, वो हमने पकड़ लिया। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, लिटरली जैसे इस एग्जाम के अंदर इतना सारा कोर्स आप देख रहे हो, है ना, इतना बड़ा कोर्स है भाई, इतनी सारी किताबें आपको पढ़नी है। जैसे एक किताब में 100 पन्ने होते हैं ना गाइस, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी किताब उठा लो, उस किताब में से सिर्फ 20 पन्ने लायक चीजें काम की होती हैं, बाकी 80 पन्ने लायक चीजें एलिमिनेट करनी होती है। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। आपको बस उस पर्टिकुलर चीज का 20% जो है वो ग्रैप्स करना, और वही 20% अगर आपने ले लिया तो सिलेक्शन आपका है, जीत आपकी है। उसी 20% को मल्टीपल टाइम्स बस रिवाइज करना है, दैट्स इट। तो हर एक किताब के अंदर सिर्फ 20% चीज, 15 से 20% चीज काम की होती है। अब ये आर्टिकल है, क्या चीज बता रहा है ये आर्टिकल, सिंपल सी चीज कि भाई हमारे यहाँ पर हाईटेक स्टार्टअप्स नहीं मिल रहे हैं हमें, जो स्पेस में काम कर सके। क्यों नहीं मिल रहे हैं? एजुकेशन का इशू। क्यों नहीं मिल रहे हैं? लोग का स्किल्स नहीं है उस चीज में, इंस्टीट्यूशन है भी लिमिटेड है, और अगर है तो बहुत कॉस्टली है। बचपन से बच्चों का इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप ही नहीं किया जा रहा काउंसलर्स के द्वारा, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही बच्चों की, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ उस चीज में। कमान, यस और नो, कितने पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, यही तो चीज है गेम, यही गेम है आपकी तैयारी का, और ऐसी आपको तैयारी करनी है। डिमांड बढ़ रही है आज की डेट में हाई टेक्नोलॉजीज की, लेकिन एडवांस एकेडमिक प्रोग्राम्स बहुत लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। सैलरीज अब्रॉड हायर होने की वजह से स्किल्ड कैंडिडेट्स माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि जिसके पास स्किल है वो जा रहा है भैया, यूएसए, कनाडा, दुबई, लंदन। क्यों? क्योंकि वहां पर भाई पैसा ज्यादा है, यहाँ पर बेवकूफ ज्यादा बनाया जा रहा है, यहाँ पर सिफारिश पर काम हो रहा है। कंपनीज को
अनरिलेटेड इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हायर करके उन्हें महीनों तक लॉन्ग ट्रेनिंग देनी पड़ रही है ताकि वो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो भैया हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस पे काम करे, बट प्राइवेट सेक्टर के पास वो क्षमता ही नहीं हो पा रही है काम करने की। तो आपके हिसाब से टैलेंट शॉर्टेज का सोल्यूशन ज्यादा कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस खोलना है या इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग देना है? आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या होगा? मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, क्या आप बताएं मुझे कि कॉलेजेस हम ज्यादा बढ़ा दें या फिर हम इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दें? क्या हो सकता है इसका आंसर आपके हिसाब से? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, प्रॉपर आंसर देना। तो प्राइवेट स्पेस सेक्टर सैटेलाइट सिस्टम, लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस सेंसर्स, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है। टारगेट है 9 बिलियन यूएस डॉलर की स्पेस इकोनॉमी बनाना 2030 तक। लिख लो भैया टारगेट। इंडिया का टारगेट ये है कि हमें 9 बिलियन डॉलर की स्पेस इकोनॉमी बनानी है। इससे बेनिफिट ये होगा कि ग्लोबल लेवल पर compete कर पाएंगे हम, इसरो की डिपेंडेंसी कम होगी, हाई स्किल्ड जॉब्स जो है वो क्रिएट हो पाएंगी। इंडिया में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सिर्फ 175 इंस्टीट्यूशन में है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सिर्फ 75 इंस्टीट्यूशन में है। हर साल 8000 ग्रेजुएट्स ही आते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का मात्र 0.5% इस सेक्टर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व है, स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व है, बाकी है ही नहीं, यानी काफी कम लोग इस सेक्टर में है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है, यही तो प्रॉब्लम है, जो डीप स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, क्रायोजेनिक्स, एडवांस प्रोपल्जन, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इस पर बहुत कम इंस्टीट्यूशन है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो भैया टैलेंटेड है वो बाहर चला गया हाई सैलरीज के चक्कर में। सही भी बात है, उस पर कोई गलत नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बस गाली रखेगा बैठ के, वो जब कोसेगा बस दूसरों को कि देखो कैसा आदमी है, देश के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। गेम वो नहीं है। सभी लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इवन आपको, आप जिसके पास मौका नहीं है ना, या जिसके पास वो चीज नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज करता है और कुछ नहीं। ये सबसे घटिया सोच होती है एक आदमी की, जो आप में नहीं है। आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि आप कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी, आपको अपने माइंडसेट पर फोकस करना है। आपका माइंडसेट साला ऐसा होना चाहिए कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, लोगों को सुधारने की वो देना, किसी की आलोचना मत करो। क्या भाई यार वो आदमी तो ऐसा है यार, उसी को दूसरे ढंग से बोल दो। नहीं कि इसकी जगह अगर हमारा सिस्टम अच्छा होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी तैयारी करी, मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद उसको फॉरेन कंट्री ने बुला लिया, वो चला गया फॉरेन, उसके अंदर टैलेंट था ना इसलिए बुलाया। तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया गया। बट कॉमन आदमी क्या होता है? कॉमन आदमी चिढ़ता है, और जब चिढ़ता है तो क्रिटिसाइज करता है कि वो देखो साला देश छोड़ के बाहर चला गया। फिर ये बोलते हैं बाहर अपनापन नहीं है भाई, हमें तो अपनी देश की मिट्टी से प्यार है, बाहर अपनापन नहीं है। देखा होगा आपने, ये उन लोग की बातें हैं जो लोग कमजोर है, जो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, वो ये फालतू की फिलोसफी देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो ये बोलते हैं कि अरे पैसे से थोड़ा ना प्यार खरीदा जाता है। बेटा पैसे से सब खरीद लिया जाता है, पैसे में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत खुशी देता है पैसा। ये जो चीज बोलते हैं ना इनके पास नहीं होता, वो ये फालतू की बातें बोलते हैं कि पैसे में क्या रखा है। पहले कमाओ फिर छोड़ो, फिर समझ में आए कि पैसे में क्या रखा, और जब कमा लोगे तो उसके लिए इतना मजा आ चुका होगा कि फिर ये सब ज्ञान देते रहोगे। क्योंकि ज्ञानी आदमी वो होता है कि जो जिसके पास ऑलरेडी है, या तो फिर संत है, संत की फिर सिस्टम ही अलग भाई, वो सब इनके ऊपर होता है। बट कॉमन मैन जब ऐसी बातें करता है तो बड़ा दिमाग खराब होता है। संत बात करे तो समझ में आए भाई कि वो अलग अपनी दुनिया में है, मेडिटेटिव स्टेट में है। यहाँ पर गृहस्थ में रहने वाले लोग, कॉमन मैन, रोज ऑफिस जा रहे हैं, 9 to 5 जो है वो जॉब कर रहे हैं, खुद अपने बॉस से मार खा रहे हैं, गालियां वगैरह सुन रहे हैं, और ज्ञान ऐसा दे रहे हैं कि भाई अपन का तो सिर्फ महीने का बस गुजारा चाहिए अपन को और कुछ नहीं। बेटा तुम्हारी औकात भी नहीं उससे ऊपर जाने की, इसलिए तुम ये चीज बोल रहे हो। जिसकी औकात होती है वो मेहनत करता है, वो काम करता है। आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो, क्रिटिसाइज नहीं करना आज से किसी को भी, चाहे कोई आपकी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो। अगर मन कर रहा है भड़ास निकालने की, तो एक प्रोफेशनल की तरह भड़ास निकालो। प्रोफेशनल आदमी या तो चुप रहेगा, और जब बोलेगा तो सुधार वाली बात बोलेगा।
तुम्हें अगर किसी की बात कोई पसंद नहीं है तो ये बोल दो कि यार ये चीज पसंद नहीं है, इसकी जगह ऐसा होता तो बेटर होता। सामने वाला व्यक्ति जो है बाहर चला गया है, तो इसकी जगह ये बोलना चाहिए कि हमारा सिस्टम को अपन को स्ट्रॉन्ग करना है भाई, कि हमारे टैलेंटेड लोग बाहर ना जाए, उनको यहीं पर ही हम इतना पैसा जो है वो दे सके जो बाहर कंपनीज दे पा रही है। थोड़ा करप्शन को कम करें, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि टैलेंटेड को यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता तो बाहर हो जाते। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम सिस्टम में। दूसरा, अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई, उसको दूसरे लोग शायद पसंद करते होंगे। चिरकुटों को चिरकुट ही पसंद आएंगे। आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि दूर रहो, आप चिरकुट नहीं हो, उससे बहस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अवेयरनेस कम है। स्टूडेंट्स को लगता है कि इसरो के अलावा जॉब जो है वो लिमिटेड है। उनको लगता है कि भाई हम अगर साइंस एंड टेक की फील्ड में जाएंगे तो टॉप मोस्ट यही मिलेगा। नहीं भाई, और भी ऑप्शंस है, लोगों को नहीं आइडिया है। इंडस्ट्रीज एकेडमी के बीच में कोलैबोरेशंस नहीं है, तो कोलैबोरेशन करना, जो प्रॉब्लम होता है वही इसका सोल्यूशन है, बस और कुछ नहीं है। 4 लाख रुपए 1 साल की सैलरी दी जाती है नॉन कोर रोल्स में। ये हायरिंग चैलेंज सबसे बड़ा है। फ्रेशर जो है नॉन कोर रोल्स में है, उनको पैकेज जो ऑफर किया जा रहा है 4 लाख रुपए एनुअल। वाइल जो एक पर्टिकुलर उसमें है, स्पेशलाइजेशन में है, नीश रोल्स, उनको 30 लाख रुपए फ्रेश ग्रेजुएट्स की सैलरी है भैया, 30 लाख रुपए एनुअल सैलरी। सोचो आप, 60 लाख रुपए तक चली जा सकती है एक्सपीरियंस अगर किसी को है तो ये पैकेजेस ये होते हैं। लोग पैकेज सुना रहे हैं अपना, 4 लाख 5 लाख का पैकेज, हमारा उसी में खुश हो रहा है। महीने कितना कमा रहे हो? 1 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं और ज्ञान दे रहे हो। बेटा यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं, 5-5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं, और काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की तो बात ही नहीं करते, छोड़ो। कंपैरिजन मत करो और अपने ईगो को साइड रखो। लोग देखते हैं कि साला 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और बातें ऐसी करेंगे जैसे कि अंबानी की औलाद है। क्रॉस सेक्टर हायरिंग, केमिकल, मेटलर्जी, ये सब चीजें हैं, इस पर काम करना जरूरी है। स्टार्टअप जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं केमिकल, मेटलर्जिकल, ऑटोमोटिव और दूसरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेंड ग्रेजुएट्स तो है ही नहीं, तो दूसरी कंपनी से हायर करते हैं। स्मॉल टैलेंट पूल है, एग्जांपल एनआईटी वारंगल कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ग्रेड्स काफी केपेबल है, लेकिन उनके नंबर्स कम है, काफी लोग अनरिलेटेड सेक्टर्स में चले जाते हैं। इसरो के कंपैरिजन में प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे इन स्पेस हुआ, स्पेस फोकस्ड करिकुलम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, इसलिए आई AICTE के साथ कोलैबोरेशन किया गया। स्पेस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लाने के लिए प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किए। इन्वेस्टमेंट करवा रही है सरकार, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर फोकस कर रही है। मेक इन इंडिया का इंसेंटिव आप जानते ही हैं कि हमारे स्पेस सेक्टर को और सॉलिड जो है वो बनाना है। तो ये चीजें हैं, अब यही चीज करें हम लोग, IIT NIT प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डेडिकेटेड स्पेस टेक डिग्रीज और रिसर्च टास्क जो है वो देना शुरू किया जाए। इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के बीच में संबंध गहरे हो सकें। कॉम्पिटिटिव पे हम प्रोवाइड कराएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेड्स जो होंगे तो उनको ऑब्वियस ही बात है यार, आप खुद अपनी चीज देखिए ना, आपको कहीं पर ज्यादा सैलरी मिलेगी तो आप उसी के पास जाओगे ना, आप क्यों रुकोगे किसी ऐसी कंपनी में जहां पर सैलरी आपको कम मिल रही है। नॉर्मल सी चीज है भाई, आपको भी तो ग्रो करना है यार। द पॉइंट इज दैट, तो हमें भी अपने यहाँ पर सैलरी या पे स्ट्रक्चर को जो है वो अलाइन करना पड़ेगा, जैसा ग्लोबल लेवल पर मिल रहा है कैंडिडेट को, उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा भाई। अब देखिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अभी कंफर्म किया है कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में थर्ड लॉन्च पैड बन रहा है। लिख लो भैया, इंडिया जो है वो थर्ड लॉन्च पैड जो है वो तैयार कर रहा है। अच्छा, इंडिया के 2 लॉन्च पैड और कहाँ कहाँ पर है, कब बता सकते हो? अब इनका कहना ये है कि ये पूरी तरह से मार्च 2029 तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, काम में ले लिया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही कि अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, हैवी लिफ्ट मिशंस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जैसे गगनयान, इसको हैंडल करने के लिए ये बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया यार, जरूरी था ये हमारे लिए थर्ड लॉन्च पैड। प्राइवेट सेक्टर को इतना काम हम लोग जो है वो दे रहे हैं,
तो अब जरूरी है ना कि लॉन्चिंग जो है वो हमारी रुकनी नहीं चाहिए। ऑर्डर्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज के कि भाई ये सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अपन बोले आन दो भाई, देते जाओ हमें, काम रुकना नहीं चाहिए, तुरंत फास्ट डिलीवरी। तो थर्ड लॉन्च पैड हमने जो है वो तैयार कर दिया, वेरी गुड यार। पर्पस यही है कि 91 मीटर टॉल रॉकेट्स हायर पेलोड कैपेसिटी के लिए डिजाइन हो रहा है, बड़े बड़े रॉकेट्स के लिए, हाई पेलोड वजन वाले चीजों को ले जाने के लिए, हैवी सैटेलाइट्स वगैरह, इन सब के लिए इसको डिजाइन कर रहा है। सिंगल पैड में टेक्निकल इशू हो तो मिशन शेड्यूल डिले ना हो, ऑब्वियसली, यानी कि किसी और हमारे लॉन्च पैड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे में से हम लॉन्च कर दें भाई, तो बैकअप रख रहे हैं हम लोग LVM-3 लॉन्चेस का। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए इसको बनाया जा रहा है भैया। गगनयान प्रोग्राम, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट मिशंस, इसमें ये हेल्पफुल होगा। क्रूड लूनर लैंडिंग, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम 2035 तक बनाएंगे, पता है ना आपको, अंतरिक्ष स्टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंटरप्लैनेटरी मिशन, दूसरे प्लैनेट्स पे हम जाएंगे तो यहाँ से मतलब पूरी तरह से रेडी किया जा रहा है इस पर्टिकुलर लॉन्चिंग पैड को, कि जिससे कि इसको अच्छी तरीके से यहाँ से हमारे मिशन जो है वो लॉन्च हो सके। मे ये टाइमलाइन लिखने की आपको वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ मई 2028 तक ये बोल रहे हैं कि सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ढांचा वाचा बिल्डिंग बिल्डिंग बन जाएगी, काम की चीजें जो। जुलाई 2028 तक फ्लूइड सिस्टम और प्रोपेलेंट स्टोरेज जो है वो इंस्टॉल होगा, जुलाई 2028 तक। सितंबर 2028 तक लॉन्च पैड फैसिलिटीज जो है वो कंप्लीट कर देंगे, मार्च 2029 तक शुरू हो जाएगा। क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल्स के लिए एडवांस प्रोपेलेंट सिस्टम्स भी हैं इसमें, जिससे कि हाई थ्रस्ट जनरेट हो सके, क्योंकि ऊपर पहुंचाना है ना भाई सैटेलाइट को, ये रॉकेट्स को मेनली, तो उसके लिए हाई थ्रस्ट चाहिए, पावर चाहिए, तो वो झेल सके, तो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहा है। बड़े बड़े रॉकेट्स के एग्जॉस्ट को हैंडल करने की क्षमता इसमें होगी, जेट डिफ्लेक्शन सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा। 30,000 टन की सैटेलाइट को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर प्लेस कर सकें, या कोई भी चीज को ले जाकर स्पेस में प्लेस किया जा सके 30,000 टन तक की चीजों को, तो उसके हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है, बेहतरीन। पेलोड कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है। मार्च 2025 तक फाइनेंशियल सैंक्शन इन्होंने कर दिया था, मई 2025 में जियो टेक्निकल इन्वेस्टमेंट और टोपोग्राफिक सर्वे इनका कंप्लीट हो गया। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, और जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई उस हिसाब से काम होगा। बढ़िया है ये, बस इतनी सी चीज है जिसको आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, और कुछ नहीं है इसमें। तुवालू, तुवालू कहाँ है गाइस, कोई बता सकता है मुझे? तुवालू मैप में देखो इसकी लोकेशन, तुवालू पैसिफिक आइलैंड कंट्री है ये तुवालू। इसने अपना लॉन्ग टर्म प्लान अनाउंस किया है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को फेस करने के लिए। ऑब्वियस ही बात है कि सबसे ज्यादा खतरे में तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो ये आइलैंड का नाम ध्यान में रखना, इसकी लोकेशन ध्यान में रखना, देख लेना आज इसकी लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी लेवल बढ़ता जा रहा है भाई, तो सबसे पहले आइलैंड ही तबाह होंगे, पानी के नीचे चले जाएंगे। तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया, प्लान का मेन फोकस ये है कि अपने सिटीजन्स के लिए सेफ रिलोकेशन ऑप्शन डेवलप करना, कि कल को सी लेवल बढ़ेगा तो इनको अपने सिटीजन्स को कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। तो पैसिफिक ओशियन में आप देखोगे पॉलिनेशियन रीजन में, तो यहाँ पर ये आपको तुवालू नाम की छोटी सी कंट्री दिखाई देगी, 11,000 लोग मात्र इसमें रहते हैं, 26 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, 9 लो लाइंग आइलैंड्स हैं, एवरेज एलिवेशन इसका 2 मीटर अबव है बस, 9 आइलैंड के इसके। फिर यूनाइटेड नेशन के डेटा के मुताबिक अगर टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जो कि ऑब्वियसली बात है, 1.15 तो हमने पढ़ ही लिया था आईपीसीसी के डेटा में पिछले 2 साल पहले, 2 या 1.5 साल पहले, अब तो 1.5 तो टच हो ही गया है ऑब्वियसली। तो ये बोल रहे हैं तुवालू के ज्यादातर एरिया अनइनहेबिटेबल जो है वो हो जाएंगे। अब रिस्क में आ गया ना तुवालू, तो वो बोल रहा है कि भाई हमारे काफी सारे आइलैंड जो है वो रहने लायक बचेंगे नहीं, तो इसलिए हमें जो है वो उस पर काम करना पड़ेगा। तो यही है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हो रहा है, सी लेवल राइज होगा तो यही होता है ना यार, कि पीने का पानी जो है वो खराब हो जाता है सी लेवल के राइज होने से, क्योंकि उसमें सॉल्ट वाटर जो है वो मिल जाता है। साइक्लोन्स की वजह से और नुकसान पहुंचता है, फिशिंग टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह से अफेक्ट होती है, रोड्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स में पानी भर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको, और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लो आप, ये
ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका नाम लिख लो, फेलिपिली यूनियन ट्रीटी। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये ट्रीटी करी है तुवालू ने। तुवालियंस को एनुअल माइग्रेशन पाथवे और रेसिडेंसी राइट्स मिलेगा, यानी कि यहाँ इस आइलैंड से लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये इन्होंने एग्रीमेंट किया। लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि फेलेपीली यूनियन ट्रीटी किस कंट्रीज के बीच में है? तो तुवालू और ऑस्ट्रेलिया। सिटीजन्स को ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का ऑप्शंस दिया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन एक्सेस के साथ। इवन ये अपने पूरे जो आइलैंड है उसका 3D मैप जो है वो बनाएंगे, ये भी कह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि एक 3D मैप जो है वो तैयार कराएंगे करेंगे अपने पूरे आइलैंड का। तो डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, इनके कल्चर को प्रिजर्व करने पर भी टारगेट कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी एडाप्टिव बनाने के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। दैट्स इट। क्योंकि भाई आइलैंड डूब जाएगा तो बेचारों को रहना मुश्किल हो जाएगा ना, तो उनके कल्चर उनकी इकोनॉमी सब तो तबाह हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने ये प्लान बनाया है। तो ये बस आपको इतनी सी चीज इस टॉपिक के अंदर पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ये फेलेपिली यूनियन ट्रीटी ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने साइन करी थी। तो वही ग्लोबल क्लाइमेट, पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को अडाप्टेशन स्ट्रेटजीज बनाएंगे ये लोग। तो बड़े नुकसान में है ये सब आइलैंड्स, उनमें से एक ये आइलैंड के बारे में हमने बात करी। सी ऑफ गैलीली बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली फ्रेश वाटर लेक हम लोग को देखने को मिलती है जॉर्डन रिफ्ट वैली में लोकेटेड, ही हम लोग को नजर आती है। जॉर्डन नदी का पानी इसमें नजर आता है इस लेक में। सी ऑफ गैलीली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा सी ऑफ गैलीली से रिलेटेड, बहुत न्यूज में है ये। इसराइल के नेशनल वाटर कैरियर प्रोजेक्ट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। सी ऑफ गैलीली की बस लोकेशन ध्यान में रखो आप कि कहां पर है। ठीक है। एक एल्गी है जो रेड कलर का रेड कलर की नजर आती है, तो वो यहाँ पर जो है वो नजर आई थी, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। एनवायरमेंट में पढ़ोगे ना आप एल्गी के बारे में। भागीरथी रिवर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये टॉपिक, और ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट्स। अब एल्गल ब्लूम से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन आया है एनवायरमेंट से एसोसिएटेड, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था, बाकी कोर्सेज जरूर परचेज कर लो गाइस, बहुत अच्छा आपको भी ऑफर मिल रहा है, 2 दिन के लिए बस ये ऑफर रहेगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।